everyone, welcome to the second session of Lifelines of National Economy. मैं हूँ अंकना, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you doing absolutely amazing. What's up children? कैसे हो आप सब? Do tell me in the comment section. गाइज आज हमारे सेकेंड सेशन में हम बचा हुआ पूरा ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ सुपर फन सेशन. इफ यू गाइज आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन तो फटाफट से अभी हिट कर दो लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, चलो तो देखते हैं आज का इंडेक्स. हम शुरू करने वाले हैं वाटर वेज से, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एयरवेज के बारे में, देन ऑफकोर्स other lifelines of our economy which is communication, then international trade, and of course how tourism as trade is progressing, and at the end of the session most important 1 mark question as your homework. ठीक है, चलो तो बात करते हैं वाटर वेज की. बच्चा वाटर वेज एज यू अंडरस्टैंड बेसिकली मीन्स जो पानी के रास्ते से हम ट्रैवल करते हैं, जो सारी चीज़ें भी आई मीन लाइक एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ डन वाया वाटर, ठीक है, पानी के थ्रू, उसे हम कहते हैं वाटरवेज. एंशियंट टाइम से ही इंडिया जो है काफ़ी पहले से पानी में प्रेजेंट रहा है, पानी के थ्रू कंट्रीज़ में दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते रहा है. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि पास है या दूर है. इंडिया के जो सी मैन हैं यानी कि जो लोग हैं जो सी के थ्रू ट्रैवल करते हैं वो हमेशा ही इसके थ्रू अपनी ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं. कॉमर्स और ट्रेड इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है. और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वाटरवेज बच्चा हमेशा से बहुत ही सस्ता ऑप्शन रहा है ट्रांसपोर्टेशन का. हमने एयरवेज के बारे में अभी पढ़ना है, वो तो खैर सबसे महंगा है, बट हमने रेलवेज एंड रोडवेज भी देखा और हमने देखा है कि इसके थ्रू भी काफ़ी हैवी चीज़ें, कार्गोज, बल्क की चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, स्पेशली रेलवेज. बट वाटरवेज जो है वो रेलवे से भी सस्ता है. तो अब आप सोच रहे होंगे मैम अगर ये रेलवे से भी सस्ता है तो हम हर जगह इसके थ्रू ही क्यों नहीं सामान भेजते हैं या भेजते हैं, दोनों ही सही है. दोनों ही के लिए जवाब ये है बच्चों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है पानी के थ्रू ट्रैवल करने में. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हर जगह एक्सेसिबल नहीं है, आपको पानी चाहिए, करेक्ट. हर जगह कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी थ्रू वाटर होनी चाहिए. इतने रिवर्स, इतने सीज हर एक कंट्रीज के बीच में, इनलैंड हमारे स्टेट टू स्टेट के बीच में हर जगह नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो पाता है. ठीक है, अब क्यों ये इतनी सस्ती है और अच्छी है? क्योंकि बच्चा ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट है. फ्यूल की कंजम्पशन जो है काफ़ी कम है कंपेयर टू रेलवेज एंड रोडवेज, और साथ ही साथ ये पोल्यूशन करती है बहुत कम, विच मेक्स इट रोली एनवायरमेंटल एंड इको फ्रेंडली. तो ये हमारे अर्थ के लिए, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से भी बहुत अच्छी है. फ्यूल कंजप्शन कम होने की वजह से जो फ्यूल है वो भी कंजर्व होता है, और एट द सेम टाइम बड़े बड़े गुड्स जैसे कि कार्स, कार्गोज जो भी हैं, ये सब कुछ इजीली इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. अब बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज की. बच्चा हमारा जो कोस्ट है, हमारा जो लेंथ है थ्रू वाटरवेज वो अराउंड 14,500 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, जिसमें से अराउंड 5,685 किलोमीटर्स जो है वो नेविगेबल है, यानी कि वहाँ पे हम मैकेनाइज्ड वेसल्स के साथ जो है, मैकेनिकल मशीन्स, शिप्स, वाटर ट्रांसपोर्ट्स के साथ, वेसल्स के साथ नेविगेट कर सकते हैं. अब ये दो तरह में डिवाइड हो जाता है, एक होता है इनलैंड वाटरवेज, एक होता है हमारा ओवरसीज. अब आप सोच रहे हो कि मैम ये नए नए टर्म्स क्यों टॉस कर रहे हो? बेटा इनलैंड वाटरवेज यानी कि इनलैंड, इनसाइड द लैंड. कौन सा लैंड भाई? ये तो पानी की बात हो रही है. Inland, inside the land means within the boundaries of the country. Interstate, ठीक है, आपस में सेम कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, जो पानी के थ्रू अंदर जो नदियाँ बह रही हैं, थ्रू द घाट्स, ये सब चीज़ों को हम कहते हैं इनलैंड. और इनलैंड या फिर और जो दूसरा होता है वो होता है आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जैसे कि इंडिया से पाकिस्तान, जैसे कि इंडिया से श्रीलंका, इंडिया से यूएसए, दुबई, वॉट एवर, इनटू अ डिफरेंट कंट्रीज. वो हो गई 7 समुंदर पार या फिर 1 या 2 समुंदर पार, इसीलिए उसे कहते हैं ओवरसीज. ठीक है, अब जो है हमारा नेशनल वाटरवेज जो है बाय द गवर्नमेंट ये डिक्लेयर है. कुछ नेशनल वाटरवेज है, अराउंड 5 वी हैव ऑफ दोस. ठीक है, इनमें से आपके सामने सारे लिस्टेड है. सबसे पहला है इलाहाबाद टू हल्दिया. हल्दिया कहाँ पे है?
फटाफट पता कर लो, साउंड से समझ आ रहा है, हल्दिया है बच्चा वेस्ट बंगाल, इलाहाबाद से वेस्ट बंगाल। ये स्ट्रेच सबसे लंबी है, ये है 1620 किलोमीटर्स की। ये हमारा पहला नेशनल वाटरवे है। दूसरा नेशनल वाटरवे है हमारा सादिया टू धुबरी, ठीक है, आसाम, सादिया, जहां पे ब्रह्मपुत्र घुसता है, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है। ये आपका 891 किलोमीटर से आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में ये ट्रेड को इंक्रीज बहुत ज्यादा किया है इस वाले वाटरवेज ने। इट हैज मेड इट वेरी वेरी इजी इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, स्पेशली इन आसाम, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। वहां पे उसकी वजह से ये काफी फ्लरिश हो पाई है इस वाटरवे की वजह से। क्यों? जो नॉर्थ ईस्ट में हमें पता है ना, बहुत ज्यादा पहाड़ है, हिमालयस वहीं पे तो है, तो जहां भी पहाड़ होगा, टेरेन जो है, यानी कि जो पूरा रोड का रोड्स है, लैंड सर्फेस है, बहुत ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ होता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे रेलवेज, रोडवेज बिल्ड करना हो जाता है काफी डिफिकल्ट। इसीलिए आप आगे चल के देखोगे कि एयरवेज यहाँ पे सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि बाकी कंट्री में नहीं है, बिकॉज ऑफ बीइंग क्वाइट एक्सपेंसिव। वो आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 3 की, जो कि है आपका वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला, विच इज अराउंड ऑफ 200 किलोमीटर्स का स्ट्रेच। नॉर्थ नेशनल वाटरवे NW4, ये आपका थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है कृष्णा का, थोड़ा सा गोदावरी का, ठीक है, थोड़ा काकीनाडा आपका वहां का हिस्सा हो गया, और पौंडीचेरी इसके बीच में है। इनके बीच में स्ट्रेच करता है ये कनाल, एंड द स्ट्रेच इज ऑफ 1078 किलोमीटर्स, एंड द फिफ्थ वन बीइंग parts of Brahmani River along with Mata River, delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east कोस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो है ये पूरा 588 किलोमीटर्स का स्ट्रेच हमारा पांचवा स्ट्रेच हो जाता है ऑफ नेशनल वाटरवेज, ठीक है। ये इनलैंड वाटरवेज है बच्चा, याद हमेशा रखना। उसके बाद बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स की। पोर्ट्स आपको पता है जहाँ पे शिप्स आती हैं, वहां पे ऐसे हमारे जो है 12 मेजर पोर्ट्स है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ही डिक्लेयर किया हुआ है कि ये 12 पोर्ट्स जो आपको यहाँ मैप पे भी मार्क दिख रहे हैं, जैसे कि आपका मुंबई हो गया, जामनगर हो गया, जवाहरलाल नेहरू, चेन्नई, टुटीकोरिन, कोचिन, ये सारे, कोलकाता, पारादीप, हल्दिया, ये सारे पोर्ट्स जो है, ऐसे 12 पोर्ट जो है वो मेजर पोर्ट्स है, बहुत बड़े पोर्ट्स है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की इकोनॉमी में, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेडिंग में, कॉमर्स में, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे 200 माइनर पोर्ट्स भी है, ठीक है। ये सारे पोर्ट्स अकेले ही अराउंड 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चा। जैसे मैंने आपको बोला, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सस्ती और इकोनॉमिकल और एफिशिएंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द वाटरवेज, और बड़ा बड़ा बल्क आप बड़ी आसानी से भी भेज देते हो। हमारा कोस्ट लाइन आपको पता है कितना लंबा है? हमारा पूरा वेस्टर्न कोस्ट से लेकर ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है हमारा 7516 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, ठीक है। उसी पे ये जो है 12 पोर्ट्स हमें मिलती हैं, और उस पे छोटे छोटे माइनर पोर्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम इंटरमीडिएट पोर्ट्स की तरह भी जानते हैं। अब बात करते हैं इन पर्टिकुलर पोर्ट्स के बारे में, कौन से ये 12 जरूरी पोर्ट्स है। बेटा सबसे पहले तो ये जान लो, मुंबई जो है ना वो सबसे बड़ा पोर्ट है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रेडिंग एंड कॉमर्स का हिस्सा यहां से शुरू होता है, ठीक है। ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि बहुत स्पेशियस है, काफी बड़ा है, ठीक है, नेचुरली ही ऐसा है, और वेल शेल्टर्ड हार्बर है, नेचुरल हार्बर है और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक, कंजेशन, लोड, प्रेशर, क्योंकि इतना बड़ा पोर्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो कई सारे पोर्ट, अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे आप देखोगे, इस पोर्ट के, मुंबई के ट्रैफिक को रिलीव करने के लिए, डीकंजेस्ट करने के लिए क्रिएट या बिल्ड की गई हैं, जैसे कि द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाने का पूरा पर्पस ही यही है कि मुंबई के पोर्ट पे जो इतनी सारी भीड़ है उसको हम जरा कम कर सकें, थोड़ा वहां से उठाकर यहाँ ला सकें,
और ये एक हब पोर्ट की तरह सर्व कर पाता है इस अपने रीजन में जहाँ पे ये प्लान्ड है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं मतलब मुंबई एयरपोर्ट और जवाहरलाल नॉट एयरपोर्ट पोर्ट, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल पोर्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा हमारा हाउएवर ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबसे पहला, ठीक है, पोर्ट है जो डेवलप हुआ था इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, ये है कांडला इन कच्छ। कच्छ कहाँ? गुजरात, ठीक है। इसे हम दीनदयाल पोर्ट की तरह भी जानते हैं बच्चा। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होता है? टाइडल कहाँ से वर्ड आ रहा है? कहीं सुना सुना सा लग रहा है। टाइडल यानी कि टाइड से रिलेटेड, यानी कि ये कैसा होगा, इसके पानी का लेवल कैसा होगा बच्चा, ये कई ज़्यादा डिपेंड करेगा वहाँ के टाइड्स पे। हाई टाइड से तो ज़्यादा होंगे, लो टाइड से तो पानी कम होगा, ये सब कुछ डिपेंडेंट हो जाता है वहाँ के टाइड्स पे। जैसा मैंने आपको बताया ये इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद बना था, इसका पर्पस बहुत ज़्यादा था मुंबई पोर्ट के। इसका भी पर्पस, कांडला का भी पर्पस यही है कि मुंबई में जो इतनी सारी भीड़ है उसको हम थोड़ा कम कर सकें। पर ये इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद सिर्फ इस वजह से नहीं बना था, ये बना इसलिए भी था कि हमने एक बहुत ज़रूरी पोर्ट अपना खो दिया था। हमारा बच्चा जो है पाकिस्तान वो लेकर चला गया था हमारा कराची पोर्ट, ठीक है। उसकी याद में उसको सप्लीमेंट एक ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए हमने कांडला जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली बहुत सारा एक्सपोर्ट बहुत सारा इम्पोर्ट आराम से हैंडल कर पाता है, काफ़ी बड़ा पोर्ट है ये, ठीक है। हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी, मतलब जितने भी ग्रेन्स है, इंडस्ट्रियल बेल्ट का पूरा जो आप समझ सकते हो प्रोडक्ट्स है, ये सब कुछ जो है ना हम दूर दूर देश में इस पोर्ट से भेज पाते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जहां हम पानी के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं इस जगह से गुजरात के, वो सारी जगह पे भी यहाँ से कई सारा सामान इंडस्ट्रीज का, एग्रीकल्चर का, ग्रेन्स का, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो पाता है विद इन द कंट्री इटसेल्फ। इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी थ्रू वाटरवेज हो पाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब गोवा के पोर्ट की, जिसका नाम है मार्म गोवा, ठीक है। मार्म गोवा पोर्ट जो है वो अकेला 50% ऑफ द होल आयरन ओर जो है वो अकेले ही वहां से ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब वहां से एक्सपोर्ट होती है बहुत सारी आयरन ओर, आप समझ लो जितना हम टोटल एक्सपोर्टेशन करते हैं उसमें से 50% अकेला गोवा पोर्ट ही कंट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये केटर करता है अगेन, यहाँ से भी हम आयरन ओर ही जो है एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं। ये कहाँ से आता है, कहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये कॉन्सेंट्रेट्स जो आयरन ओर के हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, ये आते हैं कुद्रेमुख माइंस से, ठीक है। कुद्रेमुख माइंस जो है बच्चा, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में काफी ज्यादा प्रोड्यूस यहाँ से आयरन ओर्स का होता है। और ये कहाँ से, मैंगलोर के नए वाले पोर्ट से हम भेजते हैं बाकी दूर देश में जिनके पास आयरन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोची। कोची आपका साउथ वेस्ट का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट जो है, मतलब वेस्टर्न घाट पे साउथ में जो एक्सट्रीम पोर्ट है, एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ साउथ वेस्ट, वहां पे आता है कोची, ठीक है। जैसे ही आपको पता है लगून वाटर है वहां पे, ठीक है, बैक वाटर से लगून है, आप जैसे ही वहां एंटर करते हो, क्योंकि कहां पे होगा, ये केरला में है, करेक्ट, लगून बैक वाटर्स वहीं तो सुना है हमने, ठीक है। आप जैसे ही वहां एंटर करोगे उसी के एंट्रेंस में हमें मिलता है कोची पोर्ट, ठीक है बच्चा। ये मुंबई की तरह ही एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा ईस्टर्न घाट्स की तरफ। हम अभी वेस्टर्न घाट्स पे चल रहे थे, पूरा ऊपर से नीचे आते गए, अब हम ईस्टर्न घाट्स की तरफ चलते हैं थोड़ा। तो इधर हमने देखा कोची एयरपोर्ट है, उसके बिल्कुल बाजू में पैरेलली आ जाता है ईस्टर्न के साइड पे ट्यूटिकोरिन पोर्ट। ये भी एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है और इस जो हिंटरलैंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिच है बच्चा। जो ट्रेड है इस पूरे एरिया में, ठीक है, कई सारी चीज़ों की, जो बड़े बड़े कार्गोज हैं इस पूरे एरिया में, जहाँ पे इधर पास हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ ट्रेड को फ्लरिश करने में इस पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि मालदीव, जैसे कि श्रीलंका, इनको सामान भेजना, इनसे सामान मंगवाना, इनके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश करके इस्टेब्लिश कराना इस पोर्ट की वजह से ही हो पाया है। उसके बाद ये कहाँ आता है, ये आप बिल्कुल आराम से पता कर सकते हो, चेन्नई के वाले आसपास ही है, तो इजीली समझ आ जाएगा, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा चेन्नई।
चेन्नई जो है वो ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसको बनाया है, ये मैन मेड पोर्ट है, नेचुरल नहीं है। जैसे कि नेचुरल हार्बर्स है ना हमारे, मुंबई का हो गया, ठीक है, टुटीकोरिन हो गया, ये कोची हो गया, इन सब की तरह नेचुरल नहीं है बच्चा। ये चेन्नई जो है एक मैन मेड आर्टिफिशियल पोर्ट है, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बहुत बहुत पुराना है, ठीक है। चेन्नई भी बिल्कुल मुंबई की तरह उसकी तुरंत बाद थोड़ा नंबर में आता है, थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्टेशन इम्पोर्टेशन होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स में। एंड द प्रेशर एंड द ट्रैफिक इज अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा कंजेशन होती है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वाटरवेज, इन टर्म्स ऑफ द वेसल्स दैट अराइव हियर एट दिस पोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विशाखापट्टनम, ये जो है काफ़ी ज़्यादा लैंडलॉक, डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। आसपास से हर तरफ से प्रॉपरली लैंड से बंद है ये पोर्ट, लेकिन काफी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद है हमारा पारादीप पोर्ट, जो कि आपका उड़ीसा में स्पेशलाइजेज इन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। यहाँ से भी आप देख रहे हो कितना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हम आयरन ही भेजते हैं। आप देखोगे बच्चा, छोटा नागपुर प्लाटो में ना आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे भी हमें एक पोर्ट चाहिए था, पोर्ट लगा दिया कि यहाँ से ये जो छोटा नागपुर प्लाटो वाला पोर्ट है, वहां से जो आयरन निकल रहा है उस वाली रिसोर्स लैंड से हम यहाँ से भेज देंगे। हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने समझा हुआ है कि आपका जब भी फैक्ट्री सेटअप होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, ये सब कुछ देखना होता है। तो छोटा नागपुर प्लाटो में बहुत सारा रिसोर्स है, तो वहां से रिसोर्स जो निकलता है वो यहाँ से हो जाता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कोलकाता, जो कि एक इनलैंड रिवरीन पोर्ट है। बच्चा इनलैंड हमने अभी पढ़ा था, इनलैंड यानी कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, आपस में जो कई सारा सामान भेजने के लिए रिवर्स के थ्रू, उसमें ये कोलकाता पोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये भी बहुत बड़ा पोर्ट है और इट हैज़ अ वेरी रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन का बहुत बड़ा ये एक पोर्ट है। और आपको समझ आ गया, मतलब अपना अंदर नेशन में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बच्चा ये भी एक टाइडल पोर्ट है, ठीक है। हमने एक और टाइडल पोर्ट के बारे में अभी भी डिस्कस किया था, सबसे पहला वाला याद करो, कांडला किया था ना। तो ये भी एक टाइडल पोर्ट है यहाँ की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी टाइड्स पे, जो वाटर लेवल है वो डिपेंड करती है टाइड्स पे, टाइड्स हाई है कि लो है, उसके हिसाब से पानी कितना होगा वो हमें समझ आता है। अब क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइड पे डिपेंडेंट है, तो इट रिक्वायर्स रेगुलर ड्रेजिंग बाय द रिवर हुगली। अब आप सोचो कि मैम ये ड्रेजिंग है, आप क्या क्या वर्ड्स बोल रहे हो बेटा। क्या होता है, टाइड्स जब आती हैं तो बहुत सारा सामान लेकर के आती होंगी अपने पास से, अंदर से मड ले आती होंगी, पानी का मड ले आती होंगी, वीड्स ले आती होंगी, गार्बेज ले आती होंगी। अब ऐसे में थोड़ा जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, उनका आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पोर्ट साफ नहीं रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो हुगली रिवर है उसको बार बार ना वॉश आउट करती जाए, इन सारे कचड़ों को हटाती जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रेजिंग, ठीक है। तो ये हुगली का करते रहना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई बात कोलकाता पोर्ट की। आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग एयरपोर्ट, आई एम मोर यूज्ड टू दैट। उसके बाद आ जाते हैं हम हल्दिया पोर्ट पे। हल्दिया पोर्ट बच्चा वेस्ट बंगाल में, हमने आपको पहले ही बताया, बना था। और लेकिन हल्दिया पोर्ट के बनने का पूरा पर्पस क्या था, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, उसके बाद आता है कोलकाता, इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा प्रेशर, इसको कम करने के लिए हमने हल्दिया में भी जो है एक बना दिया पोर्ट, ताकि कोलकाता थोड़ा ब्रीद इन कर सके, थोड़ी सी उसे सांस आ सके, ठीक है। ये हो गए हमारे मेजर पोर्ट्स। अब बात करते हैं एयरवेज की, यानी कि हवा के थ्रू ट्रैवल करने वाले लोगों की, हमें उड़ने का मौका देने वाले टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की। बच्चा ये बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती है, ये इसकी होती है सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। उसके ऊपर से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दो, बट दिस इज नॉट एट ऑल अ वे ऑफ ट्रैवलिंग विथ लगेज, ठीक है। बहुत सारा सामान आप हैवी बल्कि स्टफ एयरवेज से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप करना भी चाहोगे, एक तो पहले उसके अमाउंट पे हो जाएगी लिमिटेशन, अगर वो लिमिटेशन चलो हटा भी देते हैं फॉर अ सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ये। तो ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट्स है। लेकिन भाई प्रोस तो अलग ही लेवल के, एकदम फटाफट पहुंचा देती है, इससे तेज तो कुछ भी नहीं चलता है। आप हजार किलोमीटर कुछ घंटों में ईजिली ट्रैवल कर लेते हो, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से और बहुत ही प्रेस्टिजियस मैनर में। एयरवेज
इज ऑलवेज कंसिडर्ड वेरी वेरी प्रेस्टिजियस, राइट। उसके बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम जंगल में हो, तुम पहाड़ों में हो, तुम नदी के ऊपर से जा रहे हो, झील के ऊपर से जा रहे हो, किसी भी तरह का टेरेन है, कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर है, कैसा भी रिलीफ है, आप हवा के थ्रू कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हो। ये सबसे बड़ी मेरिट है इस चीज की। और इसी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है ना बच्चा, नॉर्थ ईस्टर्न में क्या क्या स्टेट्स है जो 7 सिस्टर्स है हमारी, ठीक है, आपका असम, मणिपुर, सिक्किम, ये सब कुछ, ये पूरा जो एरिया है, ये जो 7 सिस्टर्स है हमारा, मेघालय, मिजोरम, ये सब कुछ यहाँ ट्रैवल करना हो जाता है बहुत डिफिकल्ट। सिंपल सा लॉजिक है ना, हिली एरियाज है, हिमालयाज है, वहाँ का टेरेन इतना डिफिकल्ट है कि रोड्स, रेलवेज और पानी तो है ही नहीं, तो वाटरवेज तो ऑप्शन ही नहीं है, ये वहाँ पे स्प्रेड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऊपर से अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो ज़्यादा सेफ नहीं होता है, कभी वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, कभी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वहीं पे आपका बॉर्डर भी है आसपास, वो भी उसको थोड़ा अनसेफ बना देती है, कभी उन चीज़ों की वजह से ब्लॉक्ड होता है, रोड ब्लॉक्ड होता है, रेलवेज नहीं चल रही होती हैं, थोड़ा वो एरिया वैसे भी थोड़ा डिस्प्यूटेड सा रहता है, थोड़ी सेंसिटाइजेशन है वहाँ पे ज़्यादा, पे थोड़ा सेंसिटिव है वो एरिया, तो ये सब चीज़ों की वजह से ये सारा ट्रैवलिंग थोड़ा हो जाता है डिफिकल्ट। वहाँ पे लंबे लंबे रास्ते होते हैं, लंबा लंबा ड्यूरेशन होता है, आप पहुँच पाते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये सारी डिफिकल्टी को दूर कर देती है हमारी एयरवेज। यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट बच्चा नेशनलाइज हुई थी 1953 में। अब अगर एयर सर्विसेज की बात करें तो जैसे हमने वाटरवेज में देखा था, ये भी होती है दो तरीके की, एक जो आप अंदर यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से एक दूसरे सिटी, सब कुछ इंडिया के लैंड मास पे ही जब ट्रैवल करते हो उसे कहते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज। दूसरी होती है इंटरनेशनल सर्विसेज, यानी कि एक कंट्री से जब आप दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हो, जब आप इंडिया से चले जाओगे चाइना, आप पाकिस्तान, यहाँ मतलब आई मीन मैं नेबरिंग स्टेट्स के नाम ले रही हूँ, आप कहीं भी जा सकते हो, यूएसए, यूरोप, वेयर एवर यू वांट टू ट्रैवल, ये आपका इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया बच्चा, जब आप अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो इंडिया की। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी स्टेट की बाउंड्री को या अपनी सिटी की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो, जैसे कि मुंबई से पुणे, पुणे से बैंगलोर, बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से रांची, इन सारे जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज, क्योंकि ये हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारी सर्विसेज हैं, अलायंस एयर है, इंडियन एयरलाइंस है, प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस है, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स है, और इंटरनेशनल सर्विसेज दी जाती हैं बाई एयर इंडिया। अब बात करते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की। ये कौन सी लोग हैं? तो बच्चा जो हमारा ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, उसके ऑफशोर ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। बिल्कुल एक मिरेकल की तरह, मतलब ऐसे सेवियर की तरह, एंजल की तरह उड़ते हुए आ जाती हैं, और जिन एरियाज में आप ऐसे नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है, नॉर्मली भी एयरपोर्ट्स नहीं बने हुए हैं या नॉर्मली लोग उन रिमोट एरियाज में नहीं ट्रैवल करते हैं, पवन हंस आपको हर जगह पहुंचा देती है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट टेरेन क्यों ना हो, चाहे कितना ही इनएक्सेसिबल एरिया क्यों ना हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमें बिल्कुल पता है, या फिर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहां पहुंचना होता है थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है बच्चा। एक पॉइंट मैं आपको क्विकली हाईलाइट कर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि ऑल्दो आई मीन लाइक एयरलाइंस आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, आज भी कॉमन लोगों के लिए इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड समथिंग विच इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं, एंड इट कम्स अ बिट एक्सपेंसिव, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस। हाउएवर ये जो मॉडरेशन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए दी गई है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और किसी भी तरह से आसानी से नहीं किया जा सकता है, तो लोग वहाँ पे थोड़े कम दामों पे भी ट्रैवल कर लेते हैं, इतने पैसे नहीं लगते हैं जो बाकी के पार्ट्स ऑफ कंट्री में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो हमने हमारा पहला लाइफ लाइन, जो हमारा जीवन दान है हमारे कंट्री का, ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लिया है। दूसरा आ जाता है कम्युनिकेशन। पहले समझो कम्युनिकेशन होता क्या है बच्चा। जब आप किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, मैसेज किसी एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में एक्सचेंज करते हो, एटलीस्ट दो लोग तो होनी चाहिए, दो प्लेयर्स तो होनी चाहिए। अब उनमें कितने लोग हैं वो मैटर नहीं करता, दो टीम्स, दो पार्टीज, दो रिसीविंग एंड एक्सचेंजिंग एंड्स तो होनी ही चाहिए। जब इनके बीच में किसी तरह का आदान प्रदान होता है इंफॉर्मेशन का, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन किसी भी तरह की हो सकती है, बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है पर्सनल, यानी कि 1-on-1 मैं अपनी बात किसी सामने वाले से, एक इंसान से करूंगी, या फिर होता है मास कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन। मास का मतलब क्या होता है? बहुत सारा है ना, बहुत सारे लोग। तो जब हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, जब बहुत सारे लोगों से एक जगह से बहुत सारे लोगों को मैसेज जाता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, वो होता है मास कम्युनिकेशन। हम अभी इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट ये दोनों मेजर मीन्स ऑफ जो है कम्युनिकेशन होते हैं। अब आप सोचोगे जरूरत क्या है भाई? इंसानों को ना बात करने की बहुत आदत होती है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैसेज जो है, कॉन्वर्सेशन जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर सको। जब से ह्यूमन बींग्स अर्थ पे आए हैं, एक ना एक तरीका ढूंढते ही रहते हैं आपस में बातचीत करने की, ठीक है? अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो ढूंढ कर ले आए। पहले क्या बनाते थे याद है? धागे से बांधकर कब से ऐसे दूर जाकर के लोग आपस में एक दूसरे को बोलते थे, क्या बोलते थे उसे? आपको बताना है मुझे, क्या बोलते थे उस डिवाइस को? where people just used to tie it with a rope or a thread and use those cups to talk to each other and communicate with each other। ये यहाँ से शुरू हुआ था, फिर टेलीफोन्स आ गए, मोबाइल फोन्स आ गए, और अब तो 50 तरीके हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आपका इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ओ माय गॉड, सो मेनी वेज ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, गुड ऑल्सो बैड ऑल्सो। ये सब कुछ अवेलेबल है आप पर्सनल यूज के लिए भी और मास कम्युनिकेशन के लिए भी, ठीक है? इन सारे डेवलपमेंट की वजह से ही बच्चा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो दूर दूर पे लोग बात करते हैं, वो अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब लोगों को फिजिकली मूव करने की जरूरत नहीं है। पहले अगर मुझे अपनी दीदी को कुछ बोलना होता तो मैं एक चिट्ठी लिखती, एक बंदा लेकर के जाता, घोड़े पे सवार होकर उसको वहां पहुंचाता, या फिर कौवे के पैर में बांध करके हम वो चिट्ठी भेजते, वो कौवा उड़ करके पता नहीं कहाँ पहुंचाता उस चिट्ठी को। तो फिजिकल मूवमेंट और डिफिकल्टी जो है पहले एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेज में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है? अब बिना किसी कम्युनिकेटर के, बिना किसी रिसीवर के हम इजीली दूरी के बावजूद बहुत आसानी से कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ठीक है? अगर पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें बच्चा, मैंने आपको बताया जब दो लोगों के बीच में वन ऑन वन, जैसे कि एक फोन से दूसरे फोन, एक टेक्स्ट मैसेज, एक इंसान का टेक्स्ट मैसेज दूसरे इंसान को टेक्स्ट मैसेज, ये सारा जो है एक इंसान दूसरे इंसान को डायरेक्टली रीच आउट कर रहा है और किसी तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, इसे हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। अब जो है मास कम्युनिकेशन के लिए, या फिर इनफैक्ट एक्चुअली इजीली जो मेल्स भेजते हैं हम, चिट्ठियां विठियां भेजते हैं, मेल में जो जाता है, ठीक है? नॉट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल्स की बात नहीं हो रही है, फिजिकल मेल्स की बात हो रही है बच्चा। वो उसको उसके ना सेंडिंग को और रिसीविंग को फास्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट और इक्विप करने के लिए हमारे पास कुछ डिलीवरी मेल चैनल्स हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में है ये, ताकि उसको अच्छे से इजीली एफिशिएंटली इक्विप करके फैसिलिटेट कर सके। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं चैनल्स के, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल एटसेट्रा। आपके बाकी नाम आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिए गए हैं। अब बात करते हैं इंडियन पोस्टल नेटवर्क की, यानी कि जिससे मोस्टली हम पहले पर्सनल कम्युनिकेशंस के तौर पे चिट्ठियां भेजते थे। अब बैंक से लेटर आते हैं, आपके इंश्योरेंस का, अलग अलग फॉर्मल कम्युनिकेशन का लेटर आता है। ये सब कुछ क्या होता है? पोस्टल नेटवर्क के थ्रू आता है। आपको शायद पता नहीं होगा, इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा भी है और बहुत सारा काम हैंडल करता है बच्चा, बहुत ज़्यादा। पर्सनल कम्युनिकेशन तो हैंडल करता ही है, साथ साथ ये दूसरे लोगों के लिए, मतलब पर्सनल के अलावा फॉर्मल कम्युनिकेशंस भी हैंडल करता है। हमने पढ़ा है ना, इनफॉर्मल, फॉर्मल, लेटर, हर तरह का कम्युनिकेशन जो है वो इंडियन पोस्टल नेटवर्क के थ्रू इजीली हो पाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पार्सल्स भी भेजता है, आपके पर्सनल रिटन कम्युनिकेशंस भी भेजता है। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो पोस्टल नेटवर्क के थ्रू हो सकती है। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपको कोई सामान पोस्ट करना है, आप वो भी भेज सकते हो। आपको चिट्ठी भेजनी है, कोई लेटर भेजना है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजना है, ये सब कुछ जो है इंडियन पोस्टल नेटवर्क के थ्रू इजीली हो पाता है। अब इसी के बेसिस पे जो इंडिया में मेल्स है, जो ये चीज़ पोस्ट होती हैं पोस्टल नेटवर्क के थ्रू, वो दो सेक्शंस पे डिवाइड की गई है। एक है फर्स्ट क्लास मेल, जिनके अंदर पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर फॉर्म्स एंड एनवेलप्स आ जाती हैं। बच्चा ये फर्स्ट क्लास है तो ऑब्वियसली इनको ट्रांसपोर्ट करने का मेथड भी फर्स्ट क्लास होता है, तो ये मोस्टली आप देखोगे एयरवेज के थ्रू भेजी जाती है। उसके बाद होती है सेकेंड क्लास मेल, जो कि हो गई आपके बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें हो जाती है सेकंड क्लास मेल। सेकंड क्लास मेल को थोड़ा सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनको यूजुअली सरफेस या वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आती है हमारी तीसरी चीज़, टेलीकॉम नेटवर्क। टेलीफोन है ना, टेलीपोर्टेशन तो आज अभी नहीं कर सकते, जल्दी वो भी करने लग जाएंगे, लेकिन अब बात करते हैं टेलीकॉम नेटवर्क की।
पूरे एशिया में बच्चा इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट जो है टेलीकॉम नेटवर्क है। ठीक है, ये जो है अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से भेज सके, अच्छे से रिसीव कर सके, इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, बिल्कुल छोटे तर पे, बिल्कुल नीचे तर से ऊपर तर तक, ऊपर वाले लेवल तक इजीली ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो सके, आराम से ये जो फ्लो है वो स्ट्रेंथन हो सके, इसके लिए कई सारे स्पेशल प्रोविजंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर जगह एसटीडी सर्विसेज जो है, आपका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सर्विसेज जो है गांव गांव में भी अवेलेबल है 24 आवर्स के लिए, 24/7, और जो है स्टैंडर्डाइज किए गए रेट्स, ताकि कहीं ज्यादा कहीं कम पैसे ना लगे, लोग एक प्रॉपर रेट पे करके आपस में बात कर सके। और ये सब कुछ किया गया है उनके टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को उनके एक्सपीरियंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए, ताकि जो कम्युनिकेशन है, ताकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है लोगों का इस कम्युनिकेशन की वजह से, जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, वो थोड़ा सीमलेस और इजीली एक्सेसिबल फॉर एवरीवन हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है और हर एक गांव से गांव तक में ये फैसिलिटी दे रही है। ठीक है बच्चा, फोन लाइंस की वजह से, टेलीकॉम नेटवर्क्स की वजह से ही लोग जो है आपस में दूर होने के बावजूद बहुत ज्यादा करीब आ पाए हैं, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो पाया है। पर ये इतनी आसानी से नहीं होता, ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि हमारी जो साइंस है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ डेवलप कर रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग। ठीक है, अगर स्टैटिक लैंडलाइन एंड मोबाइल सर्विसेज की बात करें, स्टैटिक लैंडलाइन क्या हो गया आपको पता है ना, घर में वो टेलीफोन होता था, तार से जुड़ा होता था, आज भी कई घरों में है। ठीक है, उससे हम कहते हैं लैंडलाइन। ठीक है, वो वहीं पे खड़े होकर के हमें बात करना पड़ता, कहीं लेकर के जा नहीं सकते थे। और दूसरा होता है हमारा मोबाइल फोन, जो आप अभी हर जगह लेकर के, हर जगह इंसान को देखोगे उसी में घुसा कर रह करके टिप 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 करता रहता है। मोबाइल सर्विसेज है, ये सब कुछ इन सब ने इंश्योर किया है कि हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है, एक इंसान से दूसरे इंसान के बिटवीन का जो कम्युनिकेशन है वो सीमलेस हो जाए और ज्यादा फास्ट भी हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। मैंने आपको बताया कि शुरू में ही जब आप मैसेज एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को पहुंचा रहे हो, मास को पहुंचा रहे हो, तो उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चा, इसके कई सारे पर्पसेस होते हैं, सिर्फ मैसेज पहुंचाना ही हमारा एजेंडा नहीं होता है मास कम्युनिकेशन में। कई बार लोगों को एंटरटेन करना, उनके अराउंड अवेयरनेस, उनको प्रॉपर न्यूज पहुंचाना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये सारा कुछ आ जाता है इसके अंडर। और इसीलिए रेडियो, टेलीविजन, newspapers, internet, periodicals, magazines, journals, books, films, all of this falls under mass communication because the purpose of entertainment as well as spreading of news and creating awareness about people, about different programs, policies, world, everything, animals, plants, life, earth, space, ये सब कुछ क्रिएट होता है इन सारे चैनल्स एंड मीडियम्स के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग मास कम्युनिकेशन के चैनल्स की। ठीक है, मीडियम्स की। सबसे पहले टेलीविजन एंड रेडियो। अब इसके कई सारे चैनल है, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो आपने सुना होगा, एफएम, अब तो एफएम कई सारे आ जाते हैं, मिर्ची है, बिग एफएम है, ये सब कुछ बच्चा टेलीविजन एंड रेडियो में फॉल करता है। टेलीविजन में हमें पता है दूरदर्शन काफी पुराना चैनल है, अब तो स्टार के, सोनी के, ये सारे चैनल्स भी आ रहे हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा ना नेटफ्लिक्स और प्राइम और हॉटस्टार उनको रिप्लेस कर रहा है। मास कम्युनिकेशन का भी जो है फेस चेंज हो रहा है, जैसे कि पूरा सोशल नेटवर्किंग की वजह से हमारे लेटर्स और ये सारी चीजें भी रिप्लेस हो रही हैं। तो ये सब काफी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस डेवलपमेंट। खैर, अगर बात की जाए कि सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल, ठीक है, लैंड पे नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, तो वो बच्चा दूरदर्शन का है। आज भी दूरदर्शन ना हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, तो टेलीविजन एंड रेडियो में ये हो गई जिनका पर्पस है न्यूज पहुंचाना, रीजनल प्रोग्राम्स कराना, कई सारे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स कराना लोकल लैंग्वेजेस में और अलग अलग चीजें करना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स। ये जो है बच्चा इंडिया में ना हमारे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश होती हैं। वो सबसे ज़्यादा पब्लिश होती हैं ऑफकोर्स हिंदी में, और उसके बाद इंग्लिश और उर्दू में। आपको शायद पता नहीं होगा, इंडिया में अराउंड 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड। एंड देन कम्स योर मूवीज। मूवीज तो सबको पता है, इंडिया बहुत ज़्यादा मूवीज भी प्रोड्यूस करती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये इंडिया की, है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड,
सबसे ज़्यादा जो फीचर्ड फिल्म्स है वो इंडिया में ही बनती है, और इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यहाँ पे जो है वो एक अथॉरिटी है जो सर्टिफाई करती है इंडियन या फॉरेन फिल्म्स को कि यहाँ पे बनेगी, रिलीज होगी या नहीं होगी, लोग उसे कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे। इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स मूव टू इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रेड? बच्चा, जब आप किसी तरह की गुड्स या सर्विसेज को लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज करते हो, सामान को, सर्विसेज को, उसे कहते हैं ट्रेड। ये ट्रेडिंग किसी भी मीडियम के थ्रू एक्सचेंज हो सकता है। इट कुड गेट एक्सचेंज थ्रू सी, थ्रू एयर, थ्रू लैंड राउट्स, एनीवेयर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रेड। अब ये ट्रेडिंग जब दो कंट्रीज के बीच में हो रही है, दो इंटरनेशनल दो इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में हो रही हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो रही हैं बियॉन्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। अब बच्चा, जब आप कहीं से सामान मंगा रहे हो, जब आप दूसरे देश से सामान लेकर आ रहे हो तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, और जब आप दूसरे देश में सामान भेज रहे हो तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। गाइस, एक चीज हमेशा याद रखनी है, किसी भी देश में कितनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड किस कैपेसिटी में, किस रेट पे हो रही है, वो उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा डिसाइड करती है। एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये कंसिडर करने का कि क्या वो कंट्री इकोनॉमिकल स्टेबल है या नहीं है, ग्रोन है या नहीं है, डेवलप्ड है या नहीं है, बाय लुकिंग एट इट्स इंटरनेशनल ट्रेड। अगर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है तो डेफिनेटली वो कंट्री ज्यादा प्रॉस्परस होगी। ठीक है। अगर बहुत सारा सामान खरीद के मंगा रही है, इंपोर्ट भी ज्यादा है, तो भी पैसे चाहिए भाई इंपोर्ट करने के लिए, तो भी पैसे होंगे तभी तो इंपोर्ट करें। और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जब आप सामान बेच रहे हो कहीं, तो पैसे तो आ ही रहे होंगे, तो एक्सपोर्ट से भी होता है। हाउएवर दिस इज नॉट आइडल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडल केस सिनेरियो। तो बच्चा, जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, सामान बेचने का और खरीदने का दो देशों के बीच में, इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखना, 1 मार्क के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, ये इनफैक्ट तीनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। सो ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो जब हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारे इंपोर्ट की वैल्यू को एक्सीड कर जाती है, यानी कि जितना सामान हम बेच रहे हैं वो ज्यादा है, कई ज्यादा है हमारे खरीदे हुए सामान से, तो इसे हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा सामान बेचा है तो हमारे पास पैसे ज्यादा है, हमने एक्सपेंडिचर पैसों का कम किया है, सामान कम खरीदा है। आइडल की सिनेरियो, मम्मी जब जाती है मार्केट, पापा बोलते हैं ना, देखना कम पैसे खर्च करके आना है ना। क्यों? क्योंकि आइडल केस क्या होता है कि ठीक है सामान तो आ गया पर पैसे कम खर्चे तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जब हम पैसे ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर ले रहे हैं, खरीद ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन बेच कम पा रहे हैं, पैसे कम बना पा रहे हैं, तो ये थोड़ा अनफेवरेबल हो जाता है कंट्री के लिए। नेचुरली आपके अपने रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा जा रही है। कोशिश ये होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो किसी भी कंट्री के लिए, आइडल केस सिनेरियो, और इंपोर्ट होना चाहिए कम। ठीक है गाइस, इंडिया का जो ट्रेड रिलेशंस है वो हमेशा ही से बहुत ज्यादा मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स और ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ रहा है। ठीक है। इट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, और चाहे कोई भी रीजन हो, कोई भी फिजिकल फीचर हो, कैसा भी जगह हो पूरे वर्ल्ड में, उन सब के साथ ये काफ़ी एक्टिवली हमने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। इसी वजह से हम जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज वो जो है ज़्यादा इन्हांस कर पाए हैं। इसी वजह से हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी प्रॉपरली डेवलप कर पाया है। इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर जायंट की तरह एस्टैब्लिश हो पाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया हैज इमर्ज्ड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल एज अ सॉफ्टवेयर जायंट, और ये कैसे हो पाया है बच्चा, हमारी आईटी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ। ठीक है। अब हमने समझ आया कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में कैसा सिनेरियो है। इंडियन केस में कई सारे कमोडिटीज जो हैं, कई सारी सर्विसेज एंड गुड्स जो एक्सचेंज होती हैं, जैसे कि जेम्स यानी कि महंगे पत्थर, स्टोन्स, ज्वेलरी, केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एंड अदर एलाइड प्रोडक्ट्स। ठीक है। आयरन आपने देखा हम इतना सारा एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं भाई, बहुत सारे ग्रेन्स हमारे पास, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, कई सारी कंट्रीज में नहीं होती है, टी, कॉफ़ी, ये सारी कई
सारी चीज़ें हैं जो कमोडिटीज़ जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं? तो बच्चा पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, सम जेम्स एंड ज्वेलरी भी नेचुरली, कुछ केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर के देशों से लेकर आते हैं, हमारे पास अपना ज़्यादा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि टूरिज्म एज अ ट्रेड कैसे हेल्प कर रही है और कैसे और प्रोग्रेस की कर सकते हैं हम यहाँ पे। आपको पता होगा बच्चा, इंडिया इन इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स सो डाइवर्स, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आराम से घूमने फिरने के, और लोगों ने ये पिछले 30 सालों में, लास्ट 3 डेकेड्स में रियलाइज किया है, और इसलिए ये इंडस्ट्री जो है टूरिज्म की वो धीरे 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 बढ़ती ही गई है। आप देखते हो कि ना हैशटैग वांडरलस्ट आजकल बड़ा चला हुआ है, ठीक है, लोग यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, घूमने का बहुत चस्का लग गया है लोगों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म इतनी प्रमोट हो गई है, पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द पीपल हु आर ट्रैवलिंग एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड टेकिंग अप टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग अ लॉट इनटू कंसिडरेशन। पहले लोग इतना घूमना फिरना पसंद नहीं करते थे, इतना सेफ नहीं था, लोग इतने अवेयर नहीं थे, और इतना ज्यादा कल्चर नहीं था। ये हमने पिछले 30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है। मोर देन 15 मिलियन पीपल जो है अब डायरेक्टली टूरिज्म के इंडस्ट्री से जो है रिलेटेड हो गए, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग सर्विसेज के फॉर्म में, ठीक है। अब टूरिज्म का एडवांटेज क्या है बच्चा? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन होती है। आप अगर लेट्स से कर्नाटका में मैं अभी हूं, मैं यहां से चली जाऊं हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, तो मैं कर्नाटका से हिमाचल प्रदेश के कल्चर में इंटीग्रेट हो जाऊंगी, ठीक है। आई एम कमिंग क्लोजर टू अनदर पार्ट ऑफ माई कंट्री। तो अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर से घूमने आ रहा है गोवा, ठीक है, तो आप देख रहे हो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग रीजन्स के लोग आर कमिंग टुगेदर, तो नेशनल इंटीग्रेशन इजीली हो पा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चों, जितना आप घूमने जाओगे वहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको प्रमोशन मिलेगी, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्यों और कैसे? अगर मैं यहाँ से कश्मीर घूमने जाऊँगी तो मुझे वो कश्मीरी शॉल लेने का बड़ा मन होगा, वो कश्मीरी लोग ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, ये इधर वाले लोग जिनको उतना जल्दी नहीं मिलता है उन्हें ज़्यादा चाहिए होगा। जो वहाँ से, जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आते हैं, तमिलनाडु आते हैं, कर्नाटक आते हैं, उन्हें सिल्क बहुत चाहिए होता है क्योंकि साउथ इंडिया का सिल्क बहुत फेमस है। तो इस तरह से जिस जगह का जो ज़्यादा फेमस होता है वहाँ के लोग उसे उतना कंज्यूम नहीं करते हैं। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो वहां से सब कुछ लेकर के जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। टूरिज्म बच्चा जैसे नेशनल लेवल पे हेल्प करता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। अब कई सारे हिल स्टेशन जैसे कि हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, कुछ सर्दर्न स्टेट्स के भी हिल स्टेशन है, वो भी धीरे धीरे दे आर ऑल्सो कमिंग अप। लोगों को पहाड़ों में जा करके बड़ा मजा आने लग गया है अब, ठीक है, इतनी गर्मी जो हो गई है, ठीक है। तो गाइस अब जो है फॉरेन टूरिस्ट भी वो इंडिया विजिट करने लग गए हैं। किन पर्पसेस के लिए? जो इनका हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, इको टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों की वजह से वो एक्सप्लोर करने आने लग गए हैं इंडिया, ठीक है। बच्चा आज भी ऑल दो हमारा टूरिज्म बढ़ते जा रहा है, हमने लास्ट 30 सालों में देखा है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल परफेक्ट बार रीच कर लिया है। वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ किया जा सकता है। हाउएवर एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स ले रही हैं अपने अपने स्टेट को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे एफर्ट्स ले रही है इन जनरल इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से इस पे काम नहीं हुआ है। वी स्टिल नीड टू वर्क मोर एंड मोर टुवर्ड्स इट एंड द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। ओके, तो गाइस इसके साथ हो गया है हमारा ये सेशन पूरा। इसके पहले कि मैं आपको आपका होमवर्क क्वेश्चन दिखाऊं, लेट मी क्विकली रिमाइंड यू अबाउट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन विथ विच आपके ये सारे प्रॉब्लम्स, डाउट्स, नोट्स, ये सब कुछ रिजॉल्व हो चुके हैं एंड इट कम्स विथ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। सारे क्लासेस होंगे लाइव एंड इट्स गोइंग टू बी अनलिमिटेड इन नंबर फॉर यू। इट्स गोना कम विथ एक्सेस टू ऑल द माइक्रो सेशंस, ऑल द क्रैश कोर्सेज, इन क्लास लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, क्योंकि इन क्लास होंगी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट लिस्ट 3 और इन क्लास क्विजेस और लीडर बोर्ड्स जो आपको इन क्लास चेक देंगी विद कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स, हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर एंड वेयर डू यू स्टैंड, एंड ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड अटेंशन। जितना भी डाउट है, जो कुछ भी है, क्लास टीचर्स और मास्टर टीचर्स मिलकर फटाफट सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
करना क्या होगा इसके लिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन है कमेंट सेक्शन में, वहां जाओ, अपना ग्रेड अपना बोर्ड चूज करो, सारे डिटेल्स इजीली चेकआउट करो, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन, 1 मंथ 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के आपको ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी सबसे ज्यादा सूटेबल लगे अपने लिए वो फटाफट पिक कर लो। मैं आपको प्रॉमिस बस ये कर रही हूँ कि इन सारे प्लान्स पे आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बच्चा कोड लगाना है, ये मेरा कोड है ANKPRO, ये अंकना मैम का कोड है। जो सा भी सब्सक्रिप्शन लो बच्चा उस पर ये कोड लगा देना, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हर एक सेशन के लिंक जो है आपको हर एक सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको हर एक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। ये है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस बजट और डेफिसिट बैलेंस। मैंने ये एक्सप्लेन करते वक्त आपको बोला था इंपॉर्टेंट सवाल है और देखो यहीं पे आ गया है। विद दैट गाइज वी हैव कम टू द end of today's session. With that we have also completed our chapter of lifelines of economy, Indian economy. ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे सेशन की अगले सेशन में, आज तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ दिस सेशन हेल्प्ड यू। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और बच्चा प्लीज सिर्फ लाइव चैट में नहीं कमेंट सेक्शन में डालना अपने आंसर्स ताकि लीडर बोर्ड में आपका नाम आ सके। और अपने डाउट्स बिल्कुल भी मत भूलना कमेंट सेक्शन में डालने के लिए, भूल जाते हो तुम सारे, कई सारे लोग मेल ही करते हैं। बच्चा जब आपके डाउट्स हम पिक करते हैं डाउट और मेंटी सेशन के लिए वो कमेंट सेक्शन से ही करते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू डू दैट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ गाइज, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय पीपल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।